हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हियर इज़ द लेक्चर नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड असम्पशंस। तो ये आपका लास्ट लेक्चर जाने वाला है फॉर योर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स। उसका ये लास्ट लेक्चर रहेगा। तो इसके बाद हम आपके लिए एक एमसीक्यू वीडियो लाएंगे, साथ ही में जो मैंने आपको बोला था आपका एक लाइव टेस्ट लूँगा, तो वो भी जल्द मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो ये जो पिछले 4 लेक्चर्स है इसे अच्छी तरह रिवाइज कर लें ताकि उधर आप सब सारे सही आंसर दे सकें। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स IG कॉमर्स क्लासेस फेसबुक पे पेज है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं उधर बेझिझक। सेकेंडली टेलीग्राम चैनल है हमारा जहाँ पे आपका वीकली टेस्ट भी होता है उधर, तो उधर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर्स। पहले का आंसर है अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी इज ए डैश एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करे दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन, इंटरप्रिटेशन मीन्स, इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस हमने पता करनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका था एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो दैट इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, इट इज ओनली अ इवेंट। आप इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसैक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस होती क्या है कि जब भी आपने आगे अकाउंटिंग पढ़नी है उसमें आपने क्या चीजें एज्यूम करके अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, तो उसके बारे में हम इस अकाउंटिंग अजम्पशंस में पढ़ेंगे। पहला अकाउंटिंग एजम्पशन कहता है बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब वो अपने मालिक से अलग है। मैंने आपको जब कैपिटल के बारे में बताया था, मैंने कहा था जब आपने बिजनेस को रजिस्टर किया, बिजनेस को आपने जब रजिस्टर किया तो जो एक ओनर है और एक जो बिजनेस है ये दोनों अलग हो गए। ये जो बिजनेस है इसके अपने अलग एसेट्स हैं, ये अपना अलग एंटिटी बन गई है। इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, बस उसके पास अपना दिमाग नहीं है बिजनेस के पास, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। हमने एज्यूम करना है कि जो आपका बिजनेस है और जो आपका ओनर है ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। इसी कारण हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, इसी के कारण हम कैपिटल को लाइबिलिटी वाली साइड लिखते हैं। अगर बाय चांस आप ओनर और बिजनेस को सेम समझ रहे हो, फिर हम लाइबिलिटी वाली साइड कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? फिर तो वही हो गया, जो तेरा है वो मेरा है। बिजनेस तो यही कहेगा ना, जो ओनर का है वही मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, होप कि क्लियर अप हो गया होगा। आप इधर पढ़ सकते हो, फॉर दिस रीजन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसेक्शन इट इज द बिजनेस दैट इज द एंटिटी एंड विद विच वी आर कंसर्न। इसी कारण हम रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांसेक्शन जो ओनर से रिलेटेड होती है। ड्रॉइंग्स हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ओनर तो उसका मालिक है, उसका मन करे तो पैसा निकाल सकता है, लेकिन जब आप बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपने ये समझना है कि बिजनेस अलग इंसान है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट एजम्पशन। मनी मेजरमेंट एजम्पशन, मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या कहता है? इट अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इन अकाउंटिंग एवरी वर्थ रिकॉर्डिंग इवेंट हैपनिंग और ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये क्या कहता है? मनी मेजरमेंट एजम्पशन में आपने वो ही रिकॉर्ड करनी है जिसको आप मनी में
तोल सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट अजम्पशन यही कहता है आपकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटी, उसको हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। जस्ट लाइक ऑनेस्टी ऑफ ए एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय आपका बड़ा ऑनेस्ट है, कोई स्किल्ड एम्प्लॉय है बड़ा ज्यादा, वो आप अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? बिकॉज इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट ए क्वांटिटेटिव। तो मनी मेजरमेंट अजम्पशन यही कहता है कि आपने सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखना है जिसे आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अजम्पशन क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है ये, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूटी अजम्पशन। द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न कंटिन्यू इंप्रेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। इसमें क्या कहता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन में जो बिजनेस है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा, उसकी कोई भी क्लोजिंग डेट नहीं है। क्या आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने ये सोचा होता है कि मैंने 1 मार्च को स्टार्ट किया है, अगले साल की मैं 1 मार्च को बंद भी कर दूंगा? आप ऐसा नहीं सोचते हो। आप किसी भी काम को शुरू करते हो तो आप ये सोच कर करते हो कि मैंने ये ही कैरी ऑन करना है अनटिल अनलेस सम मिसहैपनिंग, या आपको उधर लॉस हो रहा है तो तब भी आपको वो मजबूर कर देता है बंद करने के लिए, लेकिन वो भी आपने सोचा नहीं होता। अगर तो वो बिजनेस आपको मुनाफा दे रहा है, आप तो उसे 10 साल 20 साल 50 क्या 70 80 साल भी आप चलाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी चलाएंगी, जब अगर जितनी देर आपको उधर प्रॉफिट मिल रहा है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यही कहता है कि आपने जितनी भी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करनी है बिजनेस में, इस तरह रिकॉर्ड करनी है कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस का रुकना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि कल बिजनेस बंद होने वाला है तो आज वाली ट्रांसैक्शन में रहने देता हूं, तो वो गलत है। आपने सारी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करनी है ये सोचकर कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा फॉर अनइवन टाइम, अनलिमिटेड टाइम। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन? इसमें क्या बोलता है, आपको अपना अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही ट्रांसैक्शंस नोट डाउन करनी है। मतलब कि समझ लो आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और आपका टाइम पीरियड है समझ लो 10 साल। आपने सोचा 10 साल बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप 10 साल के बाद ही बैलेंस शीट बनाओगे, आप 10 साल के बाद ही बैलेंस शीट बनाओगे। आपको इसमें बैलेंस शीट जो बनानी है हर साल भर बनानी है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या कहता है, आपका जितना भी पीरियड है बिजनेस का उसको स्प्लिट अप कर दो कुछ पार्ट्स में, मतलब एक एक साल के पीरियड में स्प्लिट अप कर दो। तो मेन अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है असली में, वो आपका रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। जो जनरली एक्सेप्टेड है, ये आपका जनरली एक्सेप्टेड पीरियड है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल बैंक हॉलीडे होता है, क्योंकि उस दिन सारे नए खाते आपके क्लोज करके ओपन करने होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अब कोई कोई इसमें एज्यूम ये भी करता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी वो साल लेता है, लेकिन ज्यादातर 90% 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज स्प्लिट अप इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। एक प्रॉपर पीरियोडिक इंटरवल्स में उसे बांटा होगा, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिसके एंड में आपने अपनी बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट शो करनी है टू शो द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू द यूजर्स। यूजर्स को उसकी परफॉर्मेंस पता चल सके। तो अजम्पशंस इतनी थी। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। होप की अजम्पशंस क्लियर आप होंगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स के बारे में। आगे आपके लिए इसके लिए एमसीक्यू भी है, इसके बेस कैसे एमसीक्यू आएंगे 2-3 ही है जो आपके लिए होमवर्क होंगे, बाकी आपके लिए टेस्ट में हम डालेंगे। अब
इधर क्या आ गया, प्रिंसिपल। अकाउंट के भी कोई प्रिंसिपल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी किसी भी चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं साइंस। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज ए साइंस। इससे हमें क्या पता चला, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम सर्टेन प्रिंसिपल्स। ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और अकाउंटिंग में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी निपुणता इसमें पा सकोगे, उतने स्किल्ड इसमें बन सकोगे। तो स्किल्ड आप बन सकोगे तो इसे आप कह सकते हो आर्ट भी। तो मैं ये कह सकता हूं अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस भी है, आर्ट भी है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग इज ए डैश एंड डैश साइंस एज वेल एज एन आर्ट। आप प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल कहता है। पहला प्रिंसिपल कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल प्रिंसिपल आप कह लो। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, इसका एमसीक्यू आ सकता है। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या बोलता है, जितने भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके खर्चे हैं, उसको आपने बिजनेस में तब रिकॉर्ड करना है जब वो अक्कर करेंगे, ना कि जब आपने उसमें पैसा दिया या पैसा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने राम को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, राम को क्रेडिट पे सामान बेचा, आप इसकी ट्रांसैक्शन करते हो ना, आपके पास पैसा भी नहीं आया, पैसा गया भी नहीं, फिर भी आप ये ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। अब हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं, हमारा पैसा तो गया नहीं, लेकिन ये एक्रू जरूर हो गई है, मतलब देने वाली जरूर बन गई है। तो हम इसे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जब आपका पैसा देने वाला बन गया तब रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि जब आप उसे पैसा दोगे तब रिकॉर्ड करना है। जब देने वाला बन गया, चाहे आपने दिया नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, वंस एन अकाउंटिंग मेथड हैज बीन चूजन, दैट मेथड शुड बी यूज्ड अनलेस देयर इज साउंड रीजन टू डू अदरवाइज। कंसिस्टेंसी का आप मीनिंग जानते हो, जैसे कंसिस्टेंट बने रहना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, आपने अपना मेथड चेंज नहीं करना। कभी कभार क्या करते हैं, आप अपना मेथड चेंज कर देते हो। पहले साल आपने कोई मेथड लगाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपने और कोई मेथड लगाया। उससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कंपेयर करोगे तो वो कुछ गलत रिजल्ट देगा। समझ लो आपको पहले साल 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड ईयर आपको प्रॉफिट हो रहा है 200 का। आपने देखा हाँ दूसरे साल में हमें 200 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे साल ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये भी तो हो सकता है आपने दूसरे साल में अलग मेथड किया हो यूज, पहले साल में अलग मेथड यूज किया हो, उसके कारण डिफरेंस आ रहा हो। तो उस चीज को हम कहते हैं जो आपने पहले साल यूज किया मेथड, उसी मेथड को आपने अगले आने वाले सालों में यूज करना है। अब बात बनती है कौन से मेथड। वैसे मैं बता दूं मेथड्स बड़े हैं, आपने इतने डीप में नहीं जाना। एक एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन है दो तरीके से बनाई जाती है, दो तरह से काटी जाती है। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या कहता है, अगर समझ लो आपकी गाड़ी की वैल्यू है 100 रुपए, इस पे डेप्रिसिएशन लगनी है 10 रुपए, 10%, सॉरी 100 का 10% कितना हुआ 10, तो मैं इधर 10 रुपए काट दिए तो 90 रुपए की आपकी गाड़ी की वैल्यू बच गई। अब 90 का 10% कितना हुआ 9, 81 बच गया। अब 81 का 10% कितना हुआ 8.1। आप देख रहे हो आपका अमाउंट गिरती जा रही है, 10 से पहले 9 हुई, फिर 8.1 होगी। रिटन डाउन वैल्यू में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो गिरती रहती है। आपने जो आपकी वैल्यू बच रही है साल के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपने वो डेप्रिसिएशन लगानी होती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, जो आप पहले साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वही आपने दूसरे साल भी लगानी है, वही आपने तीसरे साल भी लगानी है,
वही आपने चौथे साल भी लगानी है, मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगानी है। तो आप इधर देख रहे हो हर साल 10 10 10 और 10 डेप्रिसिएशन लग रही है, लेकिन उसमें पहले रिटर्न डाउन में पहले लगी 10 रुपये, फिर 9 रुपये, फिर 8.1। तो आगे ना इधर से डिफरेंस डेप्रिसिएशन का, तो यही कहता है कि अगर आप एक मेथड यूज कर रहे हो तो वो ही मेथड चलने दो आगे के लिए, ताकि आपकी कंपेयरिंग आसान हो जाए। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वही कंसेप्ट है, वही प्रिंसिपल है कि आपने रिकॉर्ड्स ऐसे मेंटेन करने हैं कि आप इन गुड कंडीशन हो और आपका जो बिजनेस का टाइम पीरियड है दैट इज अनलिमिटेड। हमें नहीं पता कब बिजनेस आपका बंद होगा, चलते रहेगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर अनलिमिटेड पीरियड। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आपको जैसे नाम ही बता रहा है ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसका मतलब है आपने अपना सब कुछ डिस्क्लोज करना है। जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट आप पर केस कर सकता है। इसका मतलब है आपने अपना बिजनेस की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। तो बेनामी प्रॉपर्टी आपने सुना होगा नाम, तो बेनामी प्रॉपर्टी भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि आपने फुल डिस्क्लोज नहीं किया और किसी के नाम पे खरीदी है लेकिन पैसा आप ही का लग रहा है। तो फुल डिस्क्लोजर में यही आ जाता है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज यू विल बी स्यूड बाय कोर्ट और एनी अदर एल्स। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू मैच एक्सपेंसेस विद रिलेटेड रेवेन्यूज। आपने अपने खर्चों को रेवेन्यू के साथ मैच करना है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इधर खर्चे डालते हैं और इधर आप क्या डालते हो, इनकम। वो क्यों डालते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन। जो उससे रिलेटेड खर्चे हैं हमने उसमें से वो माइनस करने हैं, तभी तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ। तो उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल का मतलब डबल, मतलब हर एक ट्रांसैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है। हर एक ट्रांसैक्शन में, जैसे मैं पहले का बोलते आया हूं, कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला है। कभी कुछ आपके पास आएगा, कुछ कभी आपका कुछ जाएगा। बिजनेस ट्रांसैक्शन में लेन देन लगा रहता है, वो लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका डबल इफेक्ट शो करने के लिए उसे हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट नीचे पढ़ भी लेते हैं। रिकॉर्ड एवरी ट्रांसैक्शन अंडर टू बेसिक क्लासिफिकेशन, दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट। वो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करता है, दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट। होप कि क्लियर आप हो गए होंगे आपको सारे। अब आगे आपके लिए होमवर्क है थोड़ा सा, इसी से रिलेटेड है। द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ड्यू टू डैश कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट के कारण आपका जो प्रोप्राइटर है वो एज ए क्रेडिटर, एज ए लोन प्रोवाइडर आप कह सकते हो, शो होता है, दैट इज मनी मैनेजमेंट, कॉस्ट, एंटिटी की ड्यूल एस्पेक्ट। आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स हो गया आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये कौन सा किसके कारण ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता, किस कंसेप्ट के कारण, आपने इधर लिख देना, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट है फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। रिसेंटली अभी मैंने पिछले ही थोड़ी पीछे ही आपको बताया डेबिट इज क्रेडिट, तो इसका आंसर भी आपने बता देना है। इजीएस्ट वन है, कोई मुश्किल नहीं है, तीनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपके साथ नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।
आज के लिए अलविदा, थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।